हमारा अगला प्रश्न है, इसी तरह पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या अंतर है। जैसे टहनी और तना। अब हम इसको प्रश्न नोट करेंगे। इन शब्दों में क्या अंतर है। इन शब्दों में क्या अंतर है। क्या अंतर है। इन शब्दों में क्या अंतर है। जैसे पहला है टहनी और तना। इसके बाद पेड़ पौधा। पेड़ पौधा। घूस और चूहा। उसके बाद मुंडेर। मुंडेर और चार दीवारी। तो इनमें क्या करना है, हमें अंतर बताना है। यानी इस टहनी और तने में क्या अंतर है, पेड़ और पौधे में क्या अंतर है, घूस और चूहे में क्या अंतर है, मुंडेर और चार दीवारी में क्या अंतर है। अब हम इसका उत्तर लिखेंगे। जैसे पहला है टहनी। टहनी डैश करके लिखेंगे। पेड़ की डाली। टहनी किसे कहते हैं, पेड़ की डाली। पेड़ की डाली। टहनी किसे कहा जाता है, पेड़ की डाली। उसके बाद अगला है तना। तना किसे कहा जाता है, पेड़ का मुख्य भाग। पेड़ का मुख्य भाग पेड़ का मुख्य भाग जो काफी मोटा होता है। जो काफी मोटा होता है। मोटा होता है। तो तना किसे कहेंगे, पेड़ का मुख्य भाग जो काफी मोटा होता है, इसे क्या कहते हैं, तना कहते हैं। उसके बाद अगला है पेड़। डैश करके लिखेंगे। बड़ा और मजबूत होता है। पेड़ कैसा होता है, बड़ा और मजबूत। बड़ा और मजबूत होता है। बड़ा और मजबूत होता है। पेड़ कैसा होता है, बड़ा और मजबूत होता है। उसके बाद पौधा। अगला है पौधा। छोटा और कमजोर होता है। छोटा
और कमजोर, छोटा और कमजोर होता है। पौधा कैसा होता है? छोटा और कमजोर होता है। उसके बाद अगला है घूस। घूस, घूस के बारे में आपको बताया था, यह एक चूहे की तरह होता है लेकिन बड़ा होता है। घूस बड़ा होता है। बड़ा होता है। इसके बाद अगला है चूहा। चूहा कैसा होता है? चूहा छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा होता है। चूहा छोटा होता है। चूहा कैसा होता है? छोटा होता है। इसके बाद अगला है मुंडेर। मुंडेर किसे कहते हैं? छत के चारों तरफ उठी दीवार। छत के चारों तरफ उठी दीवार। मुंडेर किसे कहते हैं? छत के चारों तरफ उठी दीवार। और चार दीवारी किसे कहते हैं? चार दीवारी। चार दीवारी किसे कहा जाता है? घर या जमीन को चारों ओर से घेरने के लिए उठाई गई दीवार। उठाई गई दीवार किसे कहा जाता है? चार दीवारी। घर या जमीन को चारों ओर से घेरने के लिए उठाई गई दीवार। क्या करते हैं हम? किसी घर को या किसी जमीन को चारों तरफ से घेरा लगाते हैं ना उसमें, और उसको ऊंचा उठाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? चार दीवारी कहा जाता है। तो एक बार फिर से इस प्रश्न को देख लीजिए ध्यान से कि इन शब्दों में क्या अंतर है? टहनी, तना, पेड़, पौधा, घूस, चूहा, मुंडेर, चार दीवारी। तो हमने लिखा टहनी का अर्थ क्या लिखा? पेड़ की डाली। तना, पेड़ का मुख्य भाग जो काफी मोटा होता है। पेड़ बड़ा और मजबूत होता है। पौधा छोटा और कमजोर होता है। घूस बड़ा होता है। चूहा कैसा होता है? छोटा होता है। मुंडेर छत के चारों तरफ उठी दीवार। और चार दीवारी घर या
जमीन को चारों ओर से घेरने के लिए उठाई गई दीवार। तो इस तरह से हमने यहाँ पे आपको इन चीज़ों में अंतर बताया, यानी इनका अर्थ क्या होता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर ख। चिक सरकंडे से भी बनती है और तीलियों से भी। सरकंडे से और क्या क्या बनता है? अपने आसपास पता करो और लिखो कि सरकंडे से और क्या क्या बनता है। तो सरकंडा भी एक क्या है? एक तरह की लकड़ी है और इसका इस्तेमाल क्या, पतली लकड़ी होती है और इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? ये यहाँ पे इसका पर्दा बनाने के लिए भी किया जाता है। जैसे बांस का भी यहाँ पे चिक बनता है और सरकंडे से भी बनता है। सरकंडे आपके घरों में भी होता है। तो इसी तरह से सरकंडे से और क्या क्या बनता है, और आपको क्या करना है, अपने आसपास पता करो और लिखो। तो क्या क्या बनता है सरकंडे से? तो हम यहाँ पे लिखेंगे सूप। सूप जिसे आप क्या कहते हैं? सूपा भी कहते हैं अपनी भाषा में। जिसमें क्या करते हैं आप, अनाज को सुधारा जाता है, उसमें ना अच्छी तरह उसमें छाना जाता है और अनाज को उसमें क्या किया जाता है, उसकी सफाई की जाती है अनाज की। तो सूप, ये पीने वाला सूप नहीं है, सूप यानी सूपा। दूसरा है चटाई। चटाई और क्या बनाई जाती है? चटाई बनाई जाती है। इसके अलावा कलम भी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? कलम। और टोकरी, टोकरी भी बनाई जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे सूप, चटाई, कलम और टोकरी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्लब बनाएं। क्लब आप जानते ही हैं, एक क्या समिति होती है ना, जिसमें बहुत सारे मोहल्ले में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और एक क्या समिति बनाई जाती है। उसमें क्या चंदा पैसा इकट्ठा किया जाता है और ज़रूरत की चीज़ें उसमें खरीदी जाती हैं। तो यहाँ पे क्लब बनाएं। मान लो तुम्हें अपने स्कूल में एक क्लब बनाना है जो स्कूल में खेल कूद के कार्यक्रमों की तैयारी करेगा। आपको अपने स्कूल में एक क्लब बनाना है, किससे? खेल कूद से संबंधित, और उसके जो कार्यक्रम क्या करेगा? तैयार करेगा। तो इसमें पहला लिखा है इस क्लब में शामिल होने और इसको चलाने आदि के बारे में नियम सोचकर लिखो। अब हम अगर हमारा क्लब बनेगा तो इसको चलाने के लिए नियम क्या होंगे? तो इसका हमें क्या लिखना है? इसका उत्तर लिखना है कि अगर हम क्लब बनाएंगे तो उस क्लब के नियम क्या होंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है खेलकूद। तो हम लिखेंगे खेलकूद के क्लब, खेलकूद के क्लब के नियम सोचकर लिखो। सोचकर लिखो। हमने प्रश्न को इस तरह से बना दिया है, ठीक है। खेलकूद के क्लब के नियम सोचकर लिखो कि खेलकूद के क्या नियम होंगे।
इसका उत्तर है पहला नियम होगा अनुशासन का ध्यान रखना होगा। अगर क्लब बनेगा तो उसमें सबसे पहले क्या अनुशासन होना जरूरी है। अनुशासन का ध्यान रखना होगा। अनुशासन बहुत जरूरी है। किसी भी सोसाइटी में चाहे क्लब बनाए चाहे कुछ भी बनाए ना, उसमें अगर अनुशासन नहीं होगा तो सब क्या करेंगे, अपने मन की करेंगे उसमें। उसके बाद अगला जो नियम होगा नंबर 2, क्लब के मुखिया। क्लब का मुखिया कौन होगा, उसका कोई अध्यक्ष होगा ना या चेयरपर्सन होगा। तो क्लब के मुखिया की बातें, जैसे परिवार का मुखिया कौन होता है, माता पिता होते हैं, उसी तरह से क्लब के मुखिया की बातें सभी को माननी होंगी। सभी को माननी होंगी, यानी जो मुखिया कहेगा उस क्लब का, उसकी बातें सभी को माननी पड़ेंगी। उसके बाद नंबर 3 है खेल का अभ्यास करने के लिए खेल का अभ्यास करने के लिए खेल का अभ्यास करने के लिए प्रतिदिन शाम को आना होगा। प्रतिदिन शाम को आना होगा। अगर क्लब बनेगा तो उसमें आपको अभ्यास करने के लिए भी जाना पड़ेगा ना रोज। तो खेल का अभ्यास करने के लिए प्रतिदिन शाम को आना होगा। और उसके बाद नंबर 4 है क्लब को सुचारू रूप से, सुचारू का अर्थ सही ढंग से, क्लब को सुचारू रूप से चलाने के लिए सबका सहयोग होना जरूरी है। अगला क्या है, क्लब को सुचारू रूप से चलाने के लिए सबका सहयोग होना जरूरी है। अगर हम किसी क्लब को चलाएंगे तो उसमें सबका क्या चाहिए, सहयोग चाहिए, तभी वह क्लब सही ढंग से क्या होगा, चल पाएगा। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न को फिर से देख लेंगे। खेलकूद के क्लब के नियम सोचकर लिखो। तो पहला है अनुशासन का ध्यान
रखना होगा। दूसरा, क्लब के मुखिया की बातें सभी को माननी होंगी। और नंबर 3 है, खेल का अभ्यास करने के लिए प्रतिदिन शाम को आना होगा। नंबर 4 है, क्लब को सुचारू रूप से चलाने के लिए सबका सहयोग होना जरूरी है। तो यह क्लब के नियम आपको लिखा है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि तुम्हारे विचार से इस क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियम की ज़रूरत है या नहीं। अपने जवाब का कारण भी बताओ। हमारा अगला प्रश्न है तुम्हारे विचार से इस क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियम की जरूरत है या नहीं। अपने जवाब का कारण भी बताओ। अपने जवाब का कारण भी बताओ। फिर से देख लीजिए। तुम्हारे विचार से इस क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियम की जरूरत है या नहीं। अपने जवाब का कारण भी बताओ। इसका उत्तर लिखेंगे। क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए कुछ नियमों की सख्त जरूरत होती है।
होती है, होती है। तभी वह ज़्यादा दिनों तक टिक पाएगा, ज़्यादा दिनों तक टिक पाएगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए। क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए कुछ नियमों की सख्त ज़रूरत होती है, तभी वह ज़्यादा दिनों तक टिक पाएगा। अगर हम किसी क्लब को बनाएंगे तो उसमें कुछ सख्त नियम हमें बनाने पड़ेंगे, तभी क्या होगा, वह ज़्यादा समय तक टिक पाएगा। अगर हम उस क्लब में सख्त नियम नहीं बनाएंगे, कठोर नियम नहीं बनाएंगे, तो क्या करेंगे, सभी जो क्लब के जितने भी मेंबर होंगे, जो जितने भी सदस्य होंगे, वह क्या करेंगे, अपनी उसमें मनमानी करेंगे। इसलिए क्लब को चलाने के लिए हमें कुछ सख्त नियम बनाने की आवश्यकता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, 1, 2, 3 यानी दिनेश ने तिमंजिली इमारत की ओर देखा। जिस इमारत में 3 मंजिलें हों उसे तिमंजिली इमारत कहते हैं। 3 मंजिली इमारत जिसमें 3 मंजिलें हैं उसे क्या कहते हैं, तिमंजिली इमारत कहते हैं। तो बताओ इन्हें क्या कहेंगे। अब यहाँ पे दिया गया है, कुछ अन्य यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे। तो पहला है, जिस मकान में 2 मंजिलें हैं, जिस मकान में क्या हो, 2 मंजिलें, तो उसे क्या कहा जाता है। आपको क्या करना है, अपनी किताब में ही लिखना है। जिसमें 2 मंजिलें हैं, जिस मकान की 2 मंजिलें हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, दुमंजिला मकान। क्या कहा जाता है, दुमंजिला मकान। क्या कहा जाता है, दुमंजिला मकान। ठीक है। इसके बाद अगला है, जिस स्कूटर में 2 पहिए हों, जिसमें 2 पहिए उसे क्या कहा जाता है, स्कूटर में 2 पहिए हैं, 2 पहिया। क्या कहा जाता है, 2 पहिया या दुपहिया, 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 दुपहिया स्कूटर। क्या कहा जाता है, दुपहिया स्कूटर। इसके बाद अगला हो, जिस झंडे में 3 रंग हों, जिस झंडे में 3 रंग हों उसे क्या कहा जाता है, तिरंगा। ट्राई कलर कहते हैं ना आप, तिरंगा, तिरंगा झंडा। और हमारे देश के झंडे को क्या कहा जाता है, तिरंगा कहा जाता है, क्योंकि उसमें 3 रंग होते हैं। तो जिस झंडे में 3 रंगों से क्या कहा जाता है, तिरंगा झंडा। अगला है, जिस जगह पर 4 राहें मिलती हों, जिस स्थान पर 4 राहें, 4 रास्ते मिलते हों, उन्हें क्या कहा जाता है, चौराहा। क्या कहा जाता है, चौराहा। जहाँ पे 4 रास्ते एक साथ मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है, चौराहा। और उसके बाद, जिस स्कूटर में 3 पहिए हों, अगर स्कूटर में 3 पहिए होंगे तो उसे क्या कहा जाता है, तिपहिया। क्या कहा जाता है, तिपहिया,
तिपहिया स्कूटर क्या कहा जाता है? तिपहिया स्कूटर। एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा। जिस मकान में 2 मंजिलें हों उसे क्या कहा जाता है? 2 मंजिला मकान। जिस स्कूटर में 2 पहिए हों उसे 2 पहिया स्कूटर। जिस झंडे में 3 रंग हों उसे तिरंगा झंडा। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हों उसे क्या कहा जाता है? चौराहा। और जिस स्कूटर में 3 पहिए हों उसे क्या कहा जाता है? तिपहिया स्कूटर। अब अगला देखिए, सब्जी एक नाम अनेक। एक ही सब्जी या फल के नाम अलग अलग स्थान पर अलग अलग हो सकते हैं। नीचे ऐसे कुछ नाम दिए गए हैं। यानी एक ही सब्जी या फल के अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ नीचे नाम दिए गए हैं। सीताफल, कांदा, बटाटा, अमरूद, तोरी, शरीफा, काशीफल, बैंगन, नेनुआ, तरबूज, कुम्हड़ा और घिया। अब इसमें बताओ कि तुम्हारे घर, शहर या कस्बे में इनमें से कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारे घर, हमारे शहर या हमारे कस्बे में इनमें से कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं? जैसे सीताफल। सीताफल को हमारे घर, शहर या कस्बे में बोला जाता है ना। उसके अलावा कांदा, जिसको हम प्याज भी कहते हैं, अमरूद, तोरी, शरीफा, बैंगन, तरबूज और घिया, जिसे हम लौकी भी बोलते हैं। ये हमारे घर, शहर या कस्बे में इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। अब जो बाकी नाम बचे हैं उनका इस्तेमाल किन किन स्थानों पर होता है? ठीक है, तो इसको हम आपको प्रश्न के तौर पर यहाँ पे करा रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा, निम्न निम्न सब्जियों और फलों में से तुम्हारे घर, शहर या कस्बे में कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं? इस्तेमाल किए जाते हैं।
प्रश्न को एक बार फिर से ध्यान से देखिए। निम्न सब्जियों और फलों में से तुम्हारे घर, शहर या कस्बे में कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं? तो हमें नीचे लिखना भी है। सीताफल, कांदा, बटाटा, अमरूद, तोरी, शरीफा, काशीफल, बैंगन, नेनुआ, तरबूज, कुम्हड़ा, और घिया। कुम्हड़ा और घिया। देखिए आप, सीताफल, कांदा, बटाटा, अमरूद, तोरी, शरीफा, काशीफल, बैंगन, नेनुआ, तरबूज, कुम्हड़ा और घिया। अब हमें इसका उत्तर लिखना है कि हमारे गांव, शहर और कस्बे में किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? सीताफल, कौमा, कांदा, कौमा, अमरूद, तो सीताफल, कांदा, अमरूद, तोरी, शरीफा, बैंगन, तरबूज, और घिया यानी लौकी। तो हमारे यहाँ जो घर, शहर और कस्बे में कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं? सीताफल, कांदा, अमरूद, तोरी, शरीफा, बैंगन, तरबूज और घिया। ये हमारे घर, शहर और कस्बों में इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न होगा इसी में कि बाकी नामों का, अब जो बाकी बच चुके हैं ना इसमें, उसका बाकी नामों का बाकी नामों का इस्तेमाल किन किन स्थानों पर होता है? किन किन
स्थानों पर होता है? किन किन स्थानों पर होता है? बाकी नामों का इस्तेमाल किन किन स्थानों पर होता है? इसका उत्तर है, अब जो बाकी नाम इसमें बच गए हैं ना, वो कौन कौन से हैं? जैसे काशीफल, काशीफल इस शब्द का प्रयोग किन स्थानों पर होता है? इसको कहाँ? उत्तर प्रदेश में बोला जाता है। उत्तर प्रदेश। काशीफल कहाँ पे बोला जाता है? उत्तर प्रदेश। कुम्हड़ा, कुम्हड़ा ये भी उत्तर प्रदेश में बोला जाता है। इसे कुम्हड़ा उत्तर प्रदेश। नेनुआ, कहाँ बोला जाता है इसको? बिहार में। कहाँ बोला जाता है? बिहार में। नेनुआ कहाँ बोला जाता है? बिहार में। और उसके बाद अंतिम है बटाटा। बटाटा, बटाटा कहाँ बोला जाता है? गुजरात। बटाटा गुजरात में बोला जाता है। तो एक बार फिर से, बाकी नामों का इस्तेमाल किन किन स्थानों पर होता है? जैसे काशीफल उत्तर प्रदेश, कुम्हड़ा ये भी उत्तर प्रदेश, नेनुआ बिहार और बटाटा गुजरात में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से इस पाठ के प्रश्न उत्तर यहाँ पे समाप्त होते हैं। इसके बाद हम आपको पाठ 4 उसको हम आपको पढ़ाएंगे और उसका अर्थ आपको समझाएंगे।